हेलो दोस्तों, 2025 का पहला महीना खत्म हो चुका है और इसके साथ हमें मिले हैं कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। हमने दिसंबर 2024 तक के कुछ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डेटा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हर्ष अभी 2 हफ्तों के लिए अनअवेलेबल है और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के जीएसटी कलेक्शन के बारे में, फिर हम ई वे बिल्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम टेलीकॉम सेक्टर में आ रहे कुछ चेंजेस डिस्कस करेंगे। आज है संडे, फरवरी 2 और मैं हूं आपका होस्ट देब। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के लिए जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमारे देश की इकोनॉमिक हेल्थ और कंप्लायंस के बारे में बहुत कुछ कहता है। अभी हम बात करेंगे दिसंबर 2024 के जीएसटी कलेक्शंस की, जो हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्स कंप्लायंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में इनसाइट्स देंगे। ये ग्राफ देखिए, इससे आपको अप्रैल से अक्टूबर तक के जीएसटी कलेक्शन ट्रेंड्स दिख जाएंगे। FY25 के शुरुआत से अप्रैल में 15.46% और जुलाई में 14.42% के साथ सबसे ज्यादा टोटल नेट जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ देखा गया। इसके अलावा टोटल नेट जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ 6 to 7% के आसपास ही रहा है। अब पिछले 2 महीनों की बात करें तो नवंबर में टोटल नेट जीएसटी रेवेन्यू 11.1% से बढ़ा। इन जीएसटी नंबर्स के बारे में जानने वाली एक ज़रूरी बात यह है कि ये लैगिंग नंबर्स होते हैं, मतलब ये पिछले महीने की एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं। तो नवंबर का 11.1% का कलेक्शन फेस्टिव सीजन के बढ़े हुए डिमांड का रिजल्ट है, लेकिन तब से ये डिमांड अब ठंडा पड़ रहा है। दिसंबर के टोटल नेट जीएसटी रेवेन्यू की बात करें तो ये नंबर सिर्फ 3.3% से बढ़ा है। ये स्लो डाउन ओवरऑल जीडीपी और इकोनॉमी के स्लो होने के साथ ही चल रहा है। इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में हर्ष ने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए कि हमारी इकोनॉमी के स्लो डाउन के पीछे क्या कारण है। अब आने वाले ट्रेंड्स की बात करते हैं। केपीएमजी के इनडायरेक्ट टैक्स हेड अभिषेक जैन ने इस बात पे कमेंट भी किया और ये कहा कि एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट द जीडीपी ग्रोथ विल इंच नॉर्थ इन दिस क्वार्टर, द जीएसटी कलेक्शन शुड मिरर द सेम। इसका मतलब है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आने वाले टाइम में बढ़ेगा और जीएसटी कलेक्शन भी इसी ग्रोथ के साथ लिंक्ड रहेगा। ये स्टेटमेंट कितना सही होता है, इस पे नजर रखना जरूरी होगा। जीएसटी से ही जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ई वे बिल्स। ई वे बिल्स सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि ट्रेड, सप्लाई चेन और इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक रियल टाइम सिग्नल है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि देश में प्रोडक्ट कितना मूव हो रहा है, डिमांड कैसा है और आगे का इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ई वे बिल्स इकोनॉमी की ग्रोथ को सिग्नल कैसे करते हैं। अगर ई वे बिल्स बढ़ते हैं मतलब बिजनेसेस की शिपमेंट बढ़ रही है, यानी डिमांड स्ट्रांग है। लॉजिस्टिक सेक्टर भी बिजी है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तेजी में है और मार्केट भी कॉन्फिडेंस में है, यानी बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं। वहीं अगर ई वे बिल्स गिरने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो सीजनल स्लो डाउन चल रहा है जिससे डिमांड टेम्पररीली स्लो हुई है, नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वीक हो रही है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों धीमे हो रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम ई वे बिल्स का मंथली ब्रेकडाउन देखते हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नवंबर में कितने ई वे बिल्स जनरेट हुए, इस नंबर में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। टोटल 10 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट हुए थे। ये एक 13% का ड्रॉप है। दिसंबर के महीने में रिकवरी देखने को मिली है। टोटल 11 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट हुए। ये नवंबर से 12% की ग्रोथ है। आने वाले ट्रेंड को लेके ईवाई के टैक्स पार्टनर बिपिन सप्रा का कहना है कि the increase in the e-way bill numbers is a harbinger of increased manufacturing activity, which is a sign of economic recovery and growth. With 3 months to go for the financial year to close, this growth should get the GDP growth back on track. तो अगर दिसंबर में देखा गया ई-वे बिल का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। ट्राई ने रिसेंटली टेलीकॉम सेक्टर के नवंबर के नंबर्स रिलीज किए हैं। चलिए इन पे फोकस करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के पिछले वीडियो में हर्ष ने जनवरी से सितंबर तक के पीरियड का ब्रेकडाउन किया था। हम पहले इसका एक रिकैप कर लेते हैं
ताकि नए नंबर समझने में आसानी हो सके। टेलीकॉम सेक्टर में अगस्त तक ब्रॉडबैंड सेगमेंट में सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ रहे थे। तो अगस्त 2024 में ऑलमोस्ट 90.6 करोड़ कस्टमर्स थे, राइट? और सितंबर में वो कम होके 90 करोड़ हो गए हैं। लेकिन इस नंबर को और डिटेल में देखने की जरूरत है। देखिए, ऑपरेटर लेवल पे देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी। रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स कम हो रहे थे। जियो जुलाई 2024 से अपने सब्सक्राइबर्स खो रहा था। तो जुलाई से कंटिन्यूसली रिलायंस जियो और तेज गति से अपने सब्सक्राइबर्स लूज कर रही है। जुलाई में उसने 3 लाख कस्टमर्स लूज किए थे, फिर अगस्त में ऑलमोस्ट 30 लाख कस्टमर्स लूज किए, सितंबर में ऑलमोस्ट 70 लाख कस्टमर्स लूज किए। कुल मिला के जियो ने इन 3 महीनों में ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ कस्टमर्स लूज किए हैं। इसी टाइम में बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। जुलाई टू सितंबर पीरियड में बीएसएनएल को 1.2 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स मिले। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जियो छोड़कर बीएसएनएल को अपना सर्विस प्रोवाइडर बना रहे थे। लोग या तो अपने मल्टीपल सिम्स से एक कनेक्शन जियो से बीएसएनएल में बदल रहे थे, नहीं तो अपना एक ही सिम का कनेक्शन जियो से हटा ले रहे थे और बीएसएनएल चूज कर रहे थे। अब अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो जुलाई के महीने से आपको याद आ रहा होगा कि इस समय बड़े नेटवर्क प्रोवाइडर्स ने अपनी टैरिफ्स 12 से 25% बढ़ाए थे। इस टैरिफ हाइक की वजह से जियो के लो कॉस्ट एंट्री लेवल सब्सक्राइबर्स के लिए उनके प्लान्स महंगे पड़ने लगे। इसी लो कॉस्ट कस्टमर सेगमेंट को बीएसएनएल भी टारगेट करता है। तो नेचुरली अगर जियो के प्लान्स महंगे लगते हैं तो लोग ऑल्टरनेटिव की ओर अपना कनेक्शन बदलने लगेंगे। इस टैरिफ हाइक की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कस्टमर चर्न देखने को मिला। बीएसएनएल का मार्केट शेयर जो जुलाई में 3.2% था वो बढ़ के 4% हो गया है, और जियो का मार्केट शेयर जो जुलाई में 52.3% था वो कम होके 51.4% हो गया है। कंपनीज को 5G इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करने के लिए बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसके लिए ये बहुत सारा डेट भी लेते हैं। इसी डेट को वापस पे करने के लिए कंपनीज ने टैरिफ्स बढ़ाए थे, जिसके कारण इतना बड़ा चेंज आया। अब अक्टूबर और नवंबर की बात करते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जियो के सब्सक्राइबर बेस में टैरिफ हाइक के कारण आई गिरावट के बाद से बहुत चेंज नहीं आया है। सितंबर में उनके पास 477.94 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। ये नंबर अक्टूबर में 474.81 मिलियन तक गिर गया और नवंबर में मार्जिनली बढ़ के 476.58 मिलियन तक पहुंचा है। ये अभी भी अपना सब्सक्राइबर लॉस रिकवर नहीं कर पाए हैं। वहीं बीएसएनएल में एक इंटरेस्टिंग चेंज देखने मिला। इनके सब्सक्राइबर्स सितंबर में 4% बढ़कर 37.73 मिलियन तक पहुंचे, लेकिन अगले महीने फिर सब्सक्राइबर बेस 4% गिर गया। नवंबर में 1% मार्जिनल ग्रोथ हुआ है और सब्सक्राइबर बेस 36.92 मिलियन यूजर्स पे है। दूसरे मेजर प्लेयर्स की बात करें तो भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर्स में बहुत ही कम बढ़त हुई है। सितंबर से इनका सब्सक्राइबर बेस 284.55 मिलियन से बढ़कर नवंबर तक 289.31 मिलियन तक पहुंचा। वोडाफोन आइडिया या वीआई स्ट्रगल कर रहा है। सितंबर से इनका सब्सक्राइबर बेस लगातार गिर रहा है। 125.92 मिलियन से गिरकर ये नवंबर तक 124.79 मिलियन तक पहुंच गया। जनरली देखा जाए तो टैरिफ हाइक के बाद का कस्टमर चर्न अब खत्म हो चुका है। यूजर्स अब अपने नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ टिक रहे हैं। आगे इस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आते हैं, इन्हें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देब। मिलते हैं अगले वीडियो में।